हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय इतिहास के टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें दोस्तों अपन प्राचीन भारत के अंदर दो चैप्टर हैं वो पढ़ चुके हैं। आज अपना इसमें तीसरा नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है वैदिक एवं महाजनपद काल। दोस्तों, वैदिक एवं महाजनपद काल से संबंधित आज अपन इसमें टॉप 100 प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक ही क्लास में आपका पूरा का पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने पिछली जो 2 क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा भारतीय इतिहास टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से, आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए, आर्य शब्द इंगित करता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए वैदिक सभ्यता को ही आर्य सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का जो विकास है वो आर्य जाति के लोगों के द्वारा किया गया था। दोस्तों, जो वैदिक सभ्यता का जो काल है वो माना जाता है दोस्तों 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर और 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। यहां पर आर्य शब्द इंगित करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ये यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। सेकंड नंबर का प्रश्न है इसमें, देखिए निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश यानी कि आर्कटिक प्रदेश के बारे में लिखा था? बताइए, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश यानी कि आर्कटिक प्रदेश के बारे में लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक है। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक है। आगे देखिए, इसमें 3 नंबर का प्रश्न है, आर्यों को एक जाति कहने वाला एक यूरोपियन कौन था? बताइए, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था वो अपने को यहां पर बताना है। तो दोस्तों वो कौन थे? वो थे दोस्तों मैक्स मूलर। तो यहां पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मैक्स मूलर। ठीक है, आगे देखिए, आर्य कब भारत आए थे? तो दोस्तों आर्य कब भारत आए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें आर्य कब भारत आए थे? तो दोस्तों 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य ये भारत आए थे। ठीक है, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए, इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? तो दोस्तों आर्य लोग है ये भारत में कहां से आए थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें दोस्तों ये मध्य एशिया से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इन्होंने भारत में कहां से प्रवेश किया था? तो दोस्तों खैबर दर्रे के जरिए जो हिंदूकुश पहाड़ में है, ठीक है, वहां से इन्होंने भारत में प्रवेश किया था। ए नंबर का ऑप्शन सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आर्य भारत में किस रूप में आए थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आक्रमणकारी के रूप में आए थे, आक्रमणकारी के रूप में। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख है ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बोंगज कोई अभिलेख से अपने को ये जानकारी मिलती है कि ईरान से भारत में आर्यों की आने की सूचना प्राप्त होती है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 8 नंबर का प्रश्न है, देखिए आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहां है? बताइए, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहां है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये सप्त सिंधु में है। दोस्तों कहां पर है? सप्त सिंधु में। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंडो आर्यन का निवास स्थल है? बताइए, कौन सा इंडो आर्यन का निवास स्थल है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मध्य एशिया व दक्षिणी रूस। मध्य एशिया व दक्षिणी रूस ये दोस्तों इंडो आर्यन का निवास स्थल है। तो यहां पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यूपीपीएससी 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए
क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है? क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। तो यहां पर अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एक उत्तम व्यक्ति। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहां पर देखिए आर्यों के निवास स्थान के बारे में बताया गया है। एक तरफ विद्वान है, दूसरी तरफ मत है, यानी कि कौन से विद्वान ने कहां का बताया है आर्यों को? दोस्तों यहां पर देखिए बाल गंगाधर तिलक, दोस्तों बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने जो आर्यों का निवास स्थान है वो आर्कटिक प्रदेश बताया है, आर्कटिक प्रदेश बताया है, ठीक है। और यहां पर देखिए विलियम जोन्स ने बताया है दोस्तों आर्यों का निवास स्थान यूरोप, ठीक है। स्वामी दयानंद ने बताया है दोस्तों तिब्बत बताया है आर्यों का निवास स्थान है। और पी गाइलस ने बताया है हंगरी जो यूरोप में है, ठीक है। ये इन्होंने निवास स्थान बताए हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2, 1, 4, 3 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता था? बताइए ऋग्वैदिक काल में हिमालय पर्वत को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए क्या कहा जाता था? तो दोस्तों मंजूवत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंजूवत कहा जाता था। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की जो रचना है वो किसने की थी? ये की थी दोस्तों विश्वामित्र ने। किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट यहां पर देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? दोस्तों ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो दोस्तों देखिए 10 मंडल, 1028 श्लोक, 1017 सूक्त और 11 वाल खिल्ले, ठीक है। तो यहां पर 1017 है वो क्या है दोस्तों? इसमें सूक्त है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। दोस्तों यहां पे सिर्फ और सिर्फ सूक्त की बात की गई है, ठीक है। 1017 इसमें क्या है? सूक्त है। टोटल 1028 श्लोक है जिसमें से 1017 सूक्त और 11 वाला खिल्ले है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और 10 मंडल हैं और करीबन लगभग 10,600 मंत्र हैं इसमें, ठीक है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नंदीतमा संबोधित किया गया है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस नदी के बारे में दोस्तों ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सरस्वती नदी को। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, सरस्वती नदी को। आगे देखिए गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ। दोस्तों गोत्र शब्द का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम कौन से वेद में हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें ऋग्वेद में हुआ था दोस्तों गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए वैदिक कर्मकांड में होता है वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। बताइए दोस्तों वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें ऋग्वेद से है दोस्तों ये, ठीक है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। होता, यहां पे जो होता का संबंध है, ठीक है, होता वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से है दोस्तों। तो यहां पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए इसमें ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? बताइए ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इंद्र। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इंद्र, ठीक है। आगे देखिए सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है। बताइए सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं तो दोस्तों ये किसको समर्पित हैं? ये समर्पित है दोस्तों इंद्र को। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्र को समर्पित है दोस्तों। ये किसको? इंद्र को समर्पित है, ठीक है। आगे देखिए ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख है अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? बताइए। आईएएस प्री 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही शानदार प्रश्न है।
दोस्तों ऐसे प्रश्न पढ़ने से आपके छोटी मोटी एग्जाम तो यूं ही क्लियर हो जाएगी। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कुंभा कुरुम। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अवेस्ता एवं ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों अवेस्ता है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये अवेस्ता है ये संबंधित है दोस्तों ईरान से। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ईरान से संबंधित है दोस्तों ये। आगे देखिए, ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो दोस्तों ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मणी। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी। आगे देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है ऋग्वेद से लिया गया है दोस्तों ये गायत्री मंत्र। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। तो दोस्तों ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। तो दोस्तों ये अघन्य शब्द किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ये शब्द का प्रयोग है वो दोस्तों गाय के लिए किया गया है। यहां पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा गाय के लिए। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद से संबंधित है? कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण है ये ऋग्वेद से संबंधित है। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित करना है। इसमें देखिए दोस्तों, एक तरफ वैदिक नदियां हैं, दूसरी तरफ आधुनिक नाम है। अपने को यहां पर बताना है कि दोस्तों कौन सी नदी का क्या नाम है आधुनिक। ठीक है, देखिए कुंभा। ठीक है, यहां पे कुंभा दे रखा है, ये कुंभा नाम है ये दोस्तों काबुल नदी का वैदिक नाम है, यानी कि कुंभा नदी का जो आधुनिक नाम है वो है काबुल। ठीक है, परूषणी नदी का दोस्तों जो आधुनिक नाम है वो है रावी। क्या नाम है? रावी। ठीक है, याद रखना। और सदानीरा नदी का जो आधुनिक नाम है वो है दोस्तों गंडक है। और सुतरुदी नदी का जो आधुनिक नाम है वो है दोस्तों सतलज। ठीक है, क्या नाम है? सतलज। परूषणी, रावी, सतरुदी, सतलज, अस्किनी, चेनाब, विस्तता, झेलम, बिपाशा, व्यास। ठीक है, तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किकट। ठीक है, यहाँ पे यदु, पुरु और तुर्वस ये तीनों सही है। यहाँ पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों ऐत्रेय ब्राह्मण में। यहां पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, आगे देखिए, इसमें ऋग्वेदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था, क्योंकि ऋग्वेदिक राजा कोई प्रशासनिक तंत्र नहीं रखता था क्योंकि दोस्तों ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी। ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था इसके उपयुक्त नहीं थी। तो यहां पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? राइट आंसर हो जाएगा परूषणी नदी के किनारे लड़ा गया था। और परूषणी का वर्तमान नाम क्या है? तो दोस्तों रावी नदी। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दिए गए कथनों पर दोस्तों विचार करना है। अपने को बताना है कि इन तीनों कथन में से कौन सा इसमें सत्य है। दोस्तों देखना, इसमें सभा वृद्ध एवं अभिजात वर्ग की संस्था थी, बिल्कुल सही है। समिति जनसाधारण की महत्वपूर्ण संस्था थी, बिल्कुल सही है। विदग्ध आर्यों की निम्नतम संस्था थी, यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। इसमें सारे के सारे कथन सत्य हैं, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 2 3। ठीक है,
32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों व्यवसाय पर यह आधारित थी वर्ण व्यवस्था। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वैदिक युग में बताइए बहुविवाह प्रथा नहीं थी, बाल विवाह प्रमुख था, विधवा पुनः शादी कर सकती थी, पत्नी का समाज में उच्च स्थान था। बताइए क्या था वैदिक युग में? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विधवा पुनः शादी कर सकती थी। यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, इस तथ्य को पुष्ट होता है कि, बताइए ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह तथ्य से पुष्ट होता है कि, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ थे। ठीक है, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, अधिकांश युद्ध गाय के लिए लड़े गए थे, पुरोहितों को दिया जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी न कि जमीन। तो इसलिए यह कहा जाता है कि ऋग्वेदिक आर्य है वो पशुचारी लोग थे। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? LSA प्री 2005 में यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, LAS। तो यहां पर कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है, वो यहां पर अपने को बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें दोस्तों एक ही कथन सत्य है, वो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में स्वयंवर एवं विधवा विवाह का उल्लेख है। ऋग्वेद में स्वयंवर एवं विधवा विवाह का उल्लेख है, ये कथन है, ये बिल्कुल सत्य है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है? तो कौन सा एक ऋग्वेद में स्त्रियों के विषय में सही नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए कौन सा एक सही नहीं है। देखिए, वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, बिल्कुल सही है, स्त्रियां भाग लेती थी। वे यज्ञ का अनुष्ठान करती थी, ये भी बिल्कुल सही है। वे युद्ध में सक्रिय भाग लेती थी, ये भी बिल्कुल सही है। उनका विवाह यौवनारंभ से पूर्व हो जाता था, ये गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, तो यहां पर अपना डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकी इसमें तीनों सही है। आगे देखिए, ऋग्वेद में वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? तो दोस्तों किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है वैदिक ग्रंथ में? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों वर्ण शब्द का। तो यहां पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ऋग्वेद में 4 वर्ण थे, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था वो भोजन था दोस्तों जौ और चावल, जौ और चावल। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी है जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी है जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों लोपामुद्रा। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लोपामुद्रा। ठीक है, आगे देखिए, ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है? ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों देखिए, अच्छा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, किसका उल्लेख हुआ है? गाय का, अश्व का, बकरी का, भैंस का, इन सभी का दोस्तों उल्लेख हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? बताइए, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गाय को। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गाय को समझा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, 42 नंबर का प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें गले का। ठीक है, यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गले का। ठीक है, आगे देखिए, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? बताइए, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तांबा का प्रयोग पहले किया गया था। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तांबा का। ठीक है, आगे देखिए, ऋग्वैदिक
पणी किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वेदिक पणी किस वर्ग के नागरिक थे? ये नागरिक थे दोस्तों व्यापारी वर्ग के। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अपने को बताना है कि दोस्तों इनमें से कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख मात्र 24 बार ही हुआ है, यह भी बिल्कुल सही है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन मिलता है, बिल्कुल सही है। रई संपत्ति की गणना मुख्यतः मवेशियों से होती थी, यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों ही कथन है वो इसमें क्या है? सत्य है। ठीक है, यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट है, आगे देखिए, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रकृति पूजा और यज्ञ, यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 47 नंबर का प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऋग्वेदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो विश्वास करती थी दोस्तों बलि एवं कर्मकांड में। बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 48 नंबर का प्रश्न है, ऋग्वेदिक धर्म था। ऋग्वेदिक धर्म था, तो दोस्तों ये धर्म था बहुदेववादी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहुदेववादी। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए दोस्तों, एक तरफ विभाग है, दूसरी तरफ ऋग्वेदिक देवता है। अपने को यहां पर क्या करना है दोस्तों? सुमेलित करना है। देखिए इसमें मरुत, दोस्तों मरुत, ठीक है, मरुत कौन थे? तो दोस्तों मरुत आंधी तूफान के देवता थे। दोस्तों मरुत कौन थे? आंधी तूफान के ये देवता थे मरुत। ठीक है, और देखिए पूषण, पूषण है ये पशुओं के देवता थे। ठीक है, पूषण है ये पशुओं के देवता थे। और देखिए यहाँ पे अश्विन, अश्विन है ये दोस्तों चिकित्सा के देवता थे। और सोम है ये वनस्पति के देवता थे। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें 2 1 3 4, 2 1 3 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 50 नंबर का प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। तो दोस्तों सही उत्तर अपने को यहां पर क्या करना है? चुनना है। दोस्तों देखिए, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए इसमें झंझावत के देवता थे। ठीक है, वैदिक देवता इंद्र देवता की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सही है। पापियों को दंड देते थे, ये गलत हो जाएगा। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, ये भी गलत हो जाएगा। वर्षा के देवता थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पहला और चौथा है वो क्या है? इसमें सत्य है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, 1 और 4 सही है। आगे देखिए, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक संस्कृति का काल है वो माना जाता है। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दिए गए कथनों पर अपने को विचार करना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। ठीक है, यहां पर देखिए, वैदिक काल के उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए गैरिक मध्यभांड महत्वपूर्ण साक्ष्य है, गलत हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में अंतरजी खेड़ा से 1300 ईस्वी पूर्व में लोहे उपकरण मिले थे, ये भी दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों उत्तर वैदिक काल का जो काल माना जाता है वो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। यहाँ पे 1300 ईस्वी पूर्व दे रखा है, गलत है दोनों के दोनों कथन। तो यहाँ पर अपना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, न तो पहला और न ही दूसरा। 53 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कौशल विदेह को। तो यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कौशल विदेह को। ठीक है,
आगे देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, वैदिक संस्कृति में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वंश परंपरागत राजतंत्र। वंश परंपरागत राजतंत्र, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। दोस्तों गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, तो ये प्रचलन में आई थी दोस्तों उत्तर वैदिक काल में ये प्रचलन में आई थी। ठीक है, यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उत्तर वैदिक काल में ये प्रचलन में आई थी। ठीक है, आगे देखिए सुमेलित करना है दोस्तों। यहां पर देखिए अपने को बताना है, एक तरफ विभाग दे रखे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ है अपने को बताना है कि ये किससे संबंधित विभाग थे। ठीक है, अधिकारी दे रखे हैं एक तरफ। आगे देखिए इसमें देखिए संग्रहिती, संग्रहिती दोस्तों यहां पर संग्रहिती है, ये कोषाध्यक्ष को कहते थे। किसको कहते थे? कोषाध्यक्ष को कहते थे संग्रहिती। यहां पे देखिए भागदूत, ये दोस्तों बोलते थे कर संग्रहकर्ता को बोलते थे। और छता या छेत्री, ये दोस्तों पासे के खेल में राजा का जो सहायक होता था उसको बोलते थे छता या छत्री। और अक्स्वाप बोलते थे दोस्तों प्रतिकारी राजप्रसाद का रक्षक होता था, उसको बोलते थे। यहां पर सारे के सारे सही सुमेलित हैं, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन में आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों कौन सा विकल्प इसमें सही है वो अपने को यहां पर बताना है। तो दोस्तों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो यहां पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए दोस्तों। अपने को बताना है कि कौन सा जो आश्रम है, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अपने को बताना है कि कौन से आश्रम के अंदर आयु क्या रखी गई है। यहां पर देखिए दोस्तों ब्रह्मचर्य आश्रम की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। तो दोस्तों इसमें देखिए इसमें जन्म से 25 वर्ष का समय आता है इसमें ब्रह्मचर्य में। गृहस्थ आश्रम का जो समय है वो दोस्तों 25 से 50 वर्ष का समय आता है। वानप्रस्थ का जो समय है वो दोस्तों 50 से 75 वर्ष का आता है। और संन्यास का जो समय है वो दोस्तों 75 से 100 वर्ष आयु माना जाता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 इसमें चारों ही क्या है सही सुमेलित हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन एक विवाह का प्रकार नहीं है। कौन एक विवाह का प्रकार नहीं है यह अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों देखिए सीधा सा मैं आपको यहां पे बताऊं तो दोस्तों देखिए इसमें प्रजापत्य ये विवाह था। ठीक है, विवाह का एक प्रकार था ये प्रजापत्य। ठीक है, और देखिए इसमें आश्र ये भी विवाह का एक प्रकार था। पेशाच ये भी विवाह का एक प्रकार था। लेकिन यहाँ पे दुर्गम दे रखा है। ठीक है, दुर्गम है ये दोस्तों विवाह का एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए केवल और केवल 4 है, ये इसमें विवाह का प्रकार नहीं है, बाकी सारे हैं। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए दोस्तों कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए गंधर्व विवाह है, इसको दोस्तों प्रणय विवाह कहते हैं। ठीक है, गंधर्व विवाह है यानी कि प्रणय विवाह है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, और देखिए दोस्तों अपना इसमें राक्षस विवाह है। राक्षस विवाह होता है बलपूर्वक विवाह। राक्षस विवाह कैसा होता है, बलपूर्वक विवाह होता है ये। ठीक है, देखिए इसमें आगे ब्रह्म विवाह, ये दोस्तों सर्वोत्तम विवाह कहलाता था, ब्रह्म विवाह है। ठीक है, यहां पर देखिए आश्र विवाह है, ये दोस्तों निकृष्टतम विवाह है, ये इसमें एक गलत दे रखा है। बाकी इसके अंदर बाकी तीनों हैं वो बिल्कुल सही दे रखे हैं। यहां पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कमेंट में आपको बताना है कि आश्र विवाह किसको बोलते थे। ठीक है, आगे देखिए भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं।
भारत के किस स्थल की खुदाई से लोह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अतरंजी खेड़ा से। तो यहां पर अपना राइट आंसर हो जाएगा अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, आगे देखिए, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे दोस्तों बलि। क्या बोलते थे उसे? बलि बोलते थे। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहां पर बताना है। दोस्तों ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, देखिए वैदिक नाम और अनाज दे रखा है। ठीक है दोस्तों, ब्रीही, ब्रीही नाम दोस्तों धान को कहते थे। किसको कहते थे? धान को। मान बोलते थे उड़द को। गोधूम गेहूं को बोलते थे। यहां पर मूंग दे रखा है जो कि गलत दे रखा है। यव, यव बोलते थे दोस्तों जौ को। यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये यहां पर असत्य दे रखा है। आगे देखिए, व्यापार व्यवस्था में ऋण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? व्यापार व्यवस्था में ऋण शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कुसीद शब्द का प्रयोग किया गया। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह कौन सी दस्तकारी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? निम्नलिखित में से वह कौन सी दस्तकारी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों लोहार, यानी कि लोहारगिरी। यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों यहां पर सीधा सा पूछा गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति के बीच में अंतर के संबंध को बताना है अपने को यहां पर। ठीक है, देखिए ऋग्वैदिक आर्य कवच और शीर्ष त्राण यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। ये कथन दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, और देखिए दोस्तों, अपना इसमें ऋग्वैदिक आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु के लोगों को केवल ताम्र और लोहा का ज्ञान था। बिल्कुल सही है। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा कथन है वो इसमें क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 67 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? किसे उनका पुरोहित माना जाता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों, देखिए बृहस्पति को उनका पुरोहित माना जाता था। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए दोस्तों, यज्ञ के प्रकार दे रखे हैं। ठीक है, यज्ञ के प्रकार दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा यज्ञ के प्रकार में क्या था। देखिए, राजसूय यज्ञ में राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ होता था, राजसूय यज्ञ। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ होता था, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला जो यज्ञ है वो राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के हेतु किया जाने वाला यज्ञ जो यज्ञ है वो अश्वमेध यज्ञ कहलाता था। वाजपेयी यज्ञ है दोस्तों, वाजपेयी यज्ञ है वो सूर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था, वाजपेयी यज्ञ। और अग्नि अष्टम यज्ञ है ये दोस्तों देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किए जाने वाला यज्ञ। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सारे के सारे सही सुमेलित दे रखे हैं। ये यज्ञ के प्रकार थे, बाकी इसमें बिल्कुल सामने ये सही दे रखा है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो दोस्तों न्याय दर्शन को प्रचारित किया था महर्षि गौतम ने। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदान, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो दोस्तों बताइए, इन 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है वैदिक युग में हुई है। दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं वो कौन है? तो दोस्तों वो थे उलुक काणाद।
ठीक है, उलूक काणाद। तो यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? तो दोस्तों किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया गया है। यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दिए गए कथनों पर अपने को यहां पर क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो दोस्तों यहां पर देखिए अथातो धर्म जिज्ञासा सूत्र का संबंध मीमांसा दर्शन से है, बिल्कुल सही है। मीमांसा दर्शन वेदों पर अटूट विश्वास रखता है। मीमांसा दर्शन वेदों पर अटूट विश्वास रखता है, यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। मीमांसा ज्ञान केवल 2 स्रोत प्रत्यक्ष व प्रमाण ही मानता है, यह गलत हो जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। और बाकी देखिए, मीमांसा वेद में वर्णित ईश्वर को ही स्वीकार करता है, तो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तीसरा इसमें गलत है, बाकी 1, 2 और 4 इसमें सत्य है, ठीक है। 1, 2 और 4 यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, सही उत्तर हो जाएगा। ये मत्स्य जनपद स्थित था दोस्तों राजस्थान में, तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीनतम नाम था दोस्तों अवंतिका, यहां पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो दोस्तों कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर अंगुत्तर निकाय। आगे देखिए, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा किसकी राजधानी थी 16 महाजनपदों में? तो दोस्तों ये मथुरा सूरसेन जनपद की राजधानी थी, यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा है ये दोस्तों अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, ठीक है। आगे देखिए, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सोथिवती राजधानी थी, दोस्तों सोथिवती राजधानी थी, तो ये चेदी की राजधानी थी, यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चेदी की राजधानी थी। आगे देखिए, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा था? तो वो था दोस्तों अस्मक, यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अस्मक, ठीक है। आगे देखिए, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? बताइए, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है जीवक, यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जीवक। आगे देखिए, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल यानी कि एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक यानी कि पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो दोस्तों ये किसने किया था? ये अजात शत्रु ने किया था, यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अजात शत्रु ने, ठीक है। आगे देखिए, इसमें मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु, यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका शत्रु था? सॉरी, किसका पुत्र था? हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु किसका पुत्र था? सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार का ये पुत्र था, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदायीन, कौन था? उदायीन था, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, दिए गए कथनों पर विचार करना है, बताना है कि कौन सा इसमें सत्य है। देखिए, मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश हर्यक वंश था, बिल्कुल सही है। बिंबिसार हर्यक वंश का पहला साम्राज्यवादी शासक था, यह भी दोस्तों बिल्कुल सही है। दोनों कथन इसमें क्या है? सत्य है, तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो दोस्तों ये शिशुनाग के काल में हुआ था, यहां पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 97 नंबर का प्रश्न है इसमें। देखिए, दिए गए कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। 3 कथन दोस्तों यहां पर दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सत्य है। देखिए, शिशुनाग नागरिकों द्वारा चुना गया प्रथम शासक था, ये दोस्तों अपना इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों शिशुनाग वंश के अंतिम शासक तो नंदीवर्मन
की हत्या कर महापद्म नंद ने नंद वंश की नींव रखी थी। ठीक है, यहाँ पे जो शिशुनाग है, ठीक है, ये नागरिकों द्वारा चुना गया प्रथम शासक नहीं था, ये अपना इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, शिशुनाग ने सूरसेन को मगध साम्राज्य में मिला लिया था, बिल्कुल सही है। कालाशोक शिशुनाग का उत्तराधिकारी था, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा इसमें सत्य है, पहला इसमें गलत दे रखा है, यानी कि अपना सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है, तो दोस्तों वो है खारवेल का हाथी गुम्फा लेख। खारवेल का हाथी गुम्फा लेख में अपने को जानकारी मिलती है राजा नंद के बारे में। ठीक है, यहाँ पे अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मगध का कौन सा सम्राट अपरोपर सुराम के नाम से जाना जाता है? बताइए, मगध का कौन सा सम्राट है वो अपरोपर सुराम के नाम से, बताइए, अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा, तो वो है महापद्मनंद। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महापद्मनंद। ठीक है, आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो किसे भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महापद्मनंद को। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको जो भारतीय इतिहास के अंदर तीसरा नंबर का जो चैप्टर है वो कंप्लीट करवा दिया है। दोस्तों चौथा नंबर का चैप्टर आएगा अपना इसमें मौर्य एवं मौर्योत्तर काल। ठीक है, ये अपना चौथा नंबर का चैप्टर आएगा कल, और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। अगर आपने पिछली क्लास है वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। फोल्डर का नाम है दोस्तों भारतीय इतिहास टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछली क्लास है वो जरूर देखें। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।